my namaskar. I am Amish Tabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. तो ये हमारा पार्ट 6 ऑफ द वीडियोस ऑफ प्रैक्टिस सेट ऑफ CBSE 2022-2023. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाली है सीरीज की, क्योंकि अब क्या हो चुका है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली वो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई ना आए जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता हो, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े मुझे, तो इसीलिए तो ये हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो ही रहेगी। तो देखते हैं, बिना किसी डिले के पहले शुरू कर देते हैं कि क्वेश्चंस पहले खत्म हो जाए, उसके बाद हम बातचीत करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? इन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस, ion propulsion engine is an efficient way of traveling. The first such engine was used in Deep Space One spacecraft. It produced a constant acceleration. Given below are approximate velocities of the engine. तो ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये बस थोड़ा सा गुमराह करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दी। The initial average velocity of the engine in its first month was 27,360 km per hour. When the spacecraft passed the asteroid Rayleigh, it reached an average velocity of 55,800 km per hour. Based on the first 6 months of Deep Space One's monthly average velocity, the following table was created. ठीक है, आपको एक टेबल दे रखा है, तो वो ग्राफ में यहाँ पे नहीं बना सकता, बट मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है वो कि फर्स्ट मंथ में कितनी वेलोसिटी थी किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड मंथ में कितनी थी, थर्ड मंथ में कितनी थी, फोर्थ मंथ में कितनी थी, फिफ्थ में कितनी, सिक्स्थ में कितनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन उससे क्या पूछा है कि डज द एवरेज मंथली वेलोसिटी फॉर्म एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जस्टिफाई और योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एपी का क्वेश्चन देगा तो ऑब्वियसली जो ये होगी ये एपी में ही होगी, बट फिर भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फॉर एन एपी the common difference of the terms should be equal। ऐसा ही होता है। तो जैसे ही इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, सेकंड मंथ की वेलोसिटी से फर्स्ट मंथ की वेलोसिटी माइनस करेंगे। तो t इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 30915 माइनस 27360। ठीक है, ये करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस करके देख लेते हैं। तो ये 5 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये 0, तो 355 आ रहा है, 3555। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। d is equals to a2 minus a3 minus a2, ये हो जाएगा इक्वल टू 34470 माइनस 30915। तो इसको भी माइनस करके देख लेते हैं। तो ये आएगा आपका 5 दोबारा, ये आएगा 5 और ये आएगा दोबारा आपका 14 में से 9 गया तो 5 और ये हो जाएगा 3 और ये 0, तो आपका 355 आ रहा है, 555। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो इसके कॉमन डिफरेंस है ना सारी टर्म्स का, वो इक्वल ही आएगा। जैसे मैंने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का निकाला, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का निकाला, तो आप ऐसे करना, सारे चेक करके देखना, तो सबका डिफरेंस 355 ही आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। आप लिख देना कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल, सो दिस इज एन एपी। ठीक है, तो एपी जैसे हमने कर दिया, उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उससे सेकंड क्वेश्चन पूछा है the distance traveled by the spacecraft in the first 10 months can be expressed as 7,300 p, where a kilometer per, where p is the sum of average monthly velocity for the first 10 months. Find p, show your work।
तो अब देखो सीधा बोला है कि जो हमारा वो है ना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेसक्राफ्ट, वो हम 7300 पी के तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p is the sum of the average monthly velocity of the spacecraft in the first 10 months। तो पहले 10 महीने में उसका सम है एवरेज वेलोसिटी का। देखो यहाँ पे हर एक उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। आप ये आपको पता है कि ये AP है, तो AP में जो फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले इसको आप लिख लेना, उसके बाद में मिटा। सेकंड वाला क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो अब यहाँ पे हम फिर से AP का फॉर्मूला, A हमारा है 27360, n हमारा है 10, d हमारा है 3555, ठीक है। हमें क्या करना है, S10 फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू रखेंगे और 2 इंटू a हमारा हो जाएगा 27360 प्लस n-1 तो 9 हो जाएगा इंटू d 3555। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आएगा 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो 0 आएगा, 6 2 6 12 1 2 6 7 2 7 14 4 यहाँ 1 यहाँ 5 4 7 2 0 आएगा, प्लस 9 5 से करेंगे तो 45 आता है, 4 9 5 से 45 49 हो जाएगा, 4 9 से 45 फिर से 49 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो 31 31955 आ जाएगा। तो देख लेते हैं इनटू, यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, 2 प्लस 9 11 हो जाएगा, 1 चला जाएगा वहाँ, 8 प्लस 9 17 हो जाएगा, 17 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 इधर 5 5 7 5 7 35, 3 यहाँ 5 6 30 33 हो जाएगा, 3 5 8 40 43। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आप वो यूनिट लगाना भूलना, यूनिट नहीं लगाएंगे तो मैथ्स में मार्क्स कर सकते हैं आपके बहुत आसानी से। तो ये S10 हो गया था और ये S10 की वैल्यू आ गई है। तो दिस इंप्लाइज P की वैल्यू क्या है आपकी, 433,575 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये है हमारी इसकी वैल्यू। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहा है। The spacecraft passed the comet Boole 15 months after it passed Braille. Find the average monthly velocity of the spacecraft when it passed Boole. Show your work. Or after how many months did the spacecraft pass Braille? Show your work. दोनों में क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करना है, हम मान लेंगे लेट, हमें नहीं पता कि वो कितने महीने बाद पास किया उसने ब्रेले को। लेट द स्पेसक्राफ्ट पास्ड ब्रेले आफ्टर n months, ठीक है। हम मान लेते हैं कि n months के बाद पास किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो a है वो कितना है, 27360, d है हमारा 3555 और हमें कुछ चाहिए an है हमारा 55800 किलोमीटर, ठीक है। ये है पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे an is equals to a plus n-1 d वाली वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 55800 is equals to 27360 plus n-1 into 3555, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 में से 0 माइनस हुआ, फिर से 0, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4 बचेगा,
यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 बचेगा, 5 में से 7 नहीं जा सकता तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 8 4 4 0 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 ट्रिपल 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28440 अपॉन 3 ट्रिपल 5। देखते हैं कि 3 ट्रिपल 5 पे कितना टाइम्स आता है, तो ये 3 ट्रिपल 5 8 टाइम्स करके देखते हैं। 8 5 40 4 4 8 5 40 44 4 8 5 44 4 8 4 3 24 28। ठीक है, तो यही आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम्स। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 और ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 9 मंथ्स बाद उसने ब्रेले को पास किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर तो इफ 9 मंथ के बाद उसने पास किया, उसके बाद उसने ब्रेले को जब पास किया तो वो 9 मंथ्स बोरेले को पास करने के लिए कितना हो जाएगा, टोटल टेकन बाय एयर दी एयरक्राफ्ट बोलो, स्पेस क्राफ्ट जब किए, स्पेस क्राफ्ट इन पासिंग। तो ये हमारे और वाले पार्ट का हिस्सा हो गया, जिससे उसे पूछा आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड द एयरक्राफ्ट पास ब्रेले, तो ये उसका वैल्यू हो गई, और मैं उससे ऊपर वाले जो है उसकी वो भी निकालता हूँ, बाय द एयरक्राफ्ट इन पासिंग बोरेले इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 तो उसने ब्रेले को पास करेगा प्लस 15 उसके बाद जाएगा, तो 9 प्लस 15 कितना हो गया आपका, हो जाएगा 24 मंथ्स लिए उसने। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, अगर हमें ब्रोले को क्रॉस करने के बाद की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम फिर से यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन, तो ए 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए 27360 प्लस एन माइनस 1, तो 24 माइनस 1 डी 3555। ठीक है, ये करेंगे सॉल्व, 27360 प्लस 23 इंटू 355 कितना हो जाएगा, 355 नहीं 3555, तो कितना है 23 5 6 1 6 1, दिस इज अ 9 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 1 1 7, तो ये आ जाएगा 5 6 6 7 सॉरी 7 1 8 81765। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 81765 27360 27360, ये जाएगा 5 12 1 8 8 में ऐड होगा तो 1 1 2 और 9, और ये जाएगा 109,125 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप ये लोग ये आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। Raycasting is a technique used in the creation of computer games. The basic idea of raycasting is as follows. The map is a 2D square grid. Using rays generated from an object, this 2D map can be transformed into a 3D perspective. One of the methods involves sending out a ray from the player's location to determine how far he/she is from a wall or an obstacle. The distance between the player's coordinates and the coordinate of the wall is calculated. If the player is near the obstacle, it looks larger and vice versa. Yeah. So shown below is a game Wolf 3D which was created using raycasting. Reju wants to create an online snooker game using raycasting. The game in the creation stage on a coordinate map is shown below.
ठीक है, तो ये क्या है, रे कास्टिंग एक ऐसी चीज होती है कि हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए मैं गेम का जो प्रोटोगनिस्ट हूँ या जिसके थ्रू मैंने गेम खेलना है, मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि गेम की स्क्रीन 3D तो है नहीं, वो तो एक प्लेन स्क्रीन है, 2D वो है। तो उसमें हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज जो मैं गेम में देख रहा हूँ, कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज मतलब मेरे ऑब्जेक्ट मेरे पास है, कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे पीछे है। तो वो करने के लिए क्या होता है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैं यहाँ पे गेम में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे उस थ्रू ना एक रे भेजेंगे, ठीक है। और रे क्या होगा, उसके फिर कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, वो का कैलकुलेट किया जाता है। जो पास होता है वो ऑब्जेक्ट क्या दिखता है आपको, बड़ा दिखता है पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और जो ऑब्जेक्ट दूर होगा वो आपको छोटा दिखेगा। तो ऐसा कुछ हमारा ये जो रे कास्टिंग का मेथड है वो करता है। तो इसमें क्या है फिर, अब क्या है, रीजू ने क्या किया, एक ऑनलाइन स्नूकर गेम बनाना चाह रहा था, तो जिसका जो हमारा कोऑर्डिनेट मैप है वो दिया गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बना तो नहीं सकता, बट आपको यहाँ उस पे दिख रहा होगा कि कैसा है। तो द स्नूकर टेबल है 6 पॉकेट P1 P2 P3 P4 P5 P6, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे कोने कोने में P1 P2 P3 P6 P5 P4, ठीक है। और एंड ही हैज शोन 3 balls, white, red and green on the table. The objective of the game is to use the white ball to hit the colored balls into the pockets using a cue stick. मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने स्नूकर फिजिकली नहीं तो बट फोन वगैरह पे तो जरूर खेला होगा। इस पे स्टिक से क्या करते हैं हम, व्हाइट बॉल के थ्रू बाकी सारी बॉल्स को क्या करते हैं, पॉकेट्स में डालना पड़ता है। तो आपको फिर ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि पहला क्वेश्चन से बोला है, हाउ मच डिस्टेंस विल अ रे ट्रैवल इफ सेंट फ्रॉम द ग्रीन बॉल टू द नियरेस्ट पॉकेट, शो योर वर्क। तो देखो ग्रीन बॉल आपको वहां कोने पे जो दिख रही होगी, तो उसके ग्रीन बॉल के नियरेस्ट पॉकेट आपको कौन सी पॉकेट दिखाई दे रही है, तो सभी को मेरे को लगता है कि P4 ही उसके नियरेस्ट पॉकेट दिखाई दे रही होगी। तो क्या करना है हमें, उस ग्रीन बॉल का डिस्टेंस, क्योंकि ग्रीन बॉल से रे P4 पॉकेट में जाएगी ना, तो इस ग्रीन बॉल का डिस्टेंस P4 से दिखाना है। तो कैसे करेंगे, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रे फ्रॉम द ग्रीन बॉल टू पॉकेट P4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम ग्रीन बॉल के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 7,1 दिखाई दे रहे होंगे आपको, आई होप सबको दिख रहा होगा 7,1 है। उसके बाद हमें क्या करना है, P4 के पॉकेट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालना है, P4। तो यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट 9 दिख रहा होगा उसमें, और y कोऑर्डिनेट उसका 3 दिख रहा होगा। तो ये जैसी कोऑर्डिनेट्स आ गए, आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस P4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन में लिखना, ताकि क्या लगे, मतलब हाफ मार्क्स वैसे ही दे दिया जाए अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। तो यहाँ पे होगा 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा, तो कैसे हुआ, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो ये जाएगा 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, क्या बात, दोनों 2 आ गए, ठीक है। ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा √8, जो कि आपका होता है 2√2, ठीक है। तो 2√2 डिस्टेंस आपका आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता, उन्होंने बोला है कि √2 की वैल्यू को हमें पुट करना है, तो इसलिए हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है वो, Riju wants to place a yellow ball at the midpoint of the line connecting the white ball and green balls. तो white ball और green ball देख लेते हैं। तो white ball और green ball का जो वो है, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, डायग्राम को देख के white ball के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये -3, -2 दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा। और
ग्रीन बॉल का जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन बॉल ही बोला है, तो ग्रीन बॉल के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 7,1 जो हमें पहले से ही पता था। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू होती है x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 की वैल्यू होती है y1 y2 नहीं सॉरी y की वैल्यू होती है y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x हमारा होता है जो हमारी कौन सी बॉल होगी, येलो बॉल का कोऑर्डिनेट होगा x। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 7 और यहाँ y हो जाएगा -2 + 1/2। तो देख लेते कितना आएगा ये, तो -3 + 7 होगा 4 होगा तो 4/2 हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। द मिड पॉइंट ऑफ the midpoint y10 green ball is 2, -1/2। तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत आसानी से हो गया ये। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। पहले मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि बस जगह नहीं बचेगी करने की। अब वो बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, Riju is running a trial on his game. He struck the white ball in a way that it rebounded off the rail line connecting P4 and P6। तो जो ऊपर वाली रेल दिख रही होगी ना आपको लाइन P4 और P6 को कनेक्ट करने वाली, ठीक है, वो क्या है, वहां पे क्या होती है, व्हाइट बॉल टकराती है, उसके बाद रिबाउंड करने के बाद कहाँ चली जाती है, एंड वेंट इनटू द पॉकेट P2। तो आपको P2 दिख रही होगी, P2 नीचे वाली साइड में हमारी जो पॉकेट है वो दिख रही होगी सेंटर में जो है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, आफ्टर द रिबाउंड द बॉल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x2,7। तो यहाँ पे मैं आप जरा सा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या चल रहा है। तो ये आपकी पॉकेट थी सारी, ये P2 पॉकेट है, व्हाइट बॉल कहीं यहाँ पे रखी हुई है, तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर बनाना है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, ऐसे कुछ लगाया और यहाँ से क्या हुआ, ऐसे कुछ गई वो, और ये जो क्रॉस पॉइंट क्या है ना x पे, x कितना दिया हुआ इसने 2/7, 0 पे इसने क्रॉस किया। तो अब वो बोल रहा है कि the ratio of the distance between the rail and the point x and the distance between the x and the pocket was 3:4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो ये था rail and इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है, ठीक है। ये रेल टू पॉइंट x तो ये 3 है, और x टू पॉकेट 2 ये वो है, ठीक है, 4 है। तो अब वो बोल रहे हैं कि हमें क्या बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द बॉल स्ट्रक द रेल। अब मान लीजिए पॉइंट P था, हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y ही ले लेते हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। तो P2 आपको दिख रहा होगा कितना है आपका, ये 2, -4 है, 2, -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या होगा, तो x आ जाएगा हमारा x = m x2 + n x1 अपॉन m + n। तो x विल बी इक्वल टू, देखो m हम मान लेते हैं इसको, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो x है हमारा यहाँ पे, पहले इसको लिख दूं 2/7
तो ये हो जाएगा 4x प्लस n, तो 3 इंटू 2 ये हो गया, अपॉन m प्लस n हो जाएगा हमारा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -4, 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है, फिर y की वैल्यू देखते हैं, y इज इक्वल्स टू mx 2, x2 में मेरा दिमाग खराब हो रखा है वैसे, n y1 अपॉन n प्लस n, ठीक है, ये आ चुका है। फिर देखते हैं y इज इक्वल्स टू, देखो y की वैल्यू है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू m क्या है 4 इंटू y प्लस ये क्या है -4 इंटू 3, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या, -4, अच्छा ठीक है, नहीं सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में आ गया 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4y इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकल चुके हैं, x, y है आपका -1, 3, द कोऑर्डिनेट्स आर, आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, आर -1, 3, तो फुल स्टॉप। और ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 37 का थर्ड पार्ट का और वाला पार्ट है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, हमारा एक वो था कि जब हमारे क्या होता है 3 पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे लाया करते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा है, ये है ए, एक खुल कैसे गया, तो ए बी और सी, तो अगर क्या होगा ए बी सी एक ही लाइन पे लाया करेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू होगा ए सी के, ये हमारा वो होता था। तो वही सेम चीज यहाँ पे होने वाला है कि हम क्या करेंगे, इनको इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सब चीजें मिटा के दोबारा उसको बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी आर प्लस आर पी 5 इज इक्वल टू दिखाना है बी पी 5। अगर ऐसा आ जाता है तब तो क्या होगा, ब्लू बॉल को जब मैं हिट करूंगा तो रेड बॉल को से टकरा जाएगी, मतलब ये उस लाइन पे लाई करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा कि रेड बॉल उसके पाथ पे नहीं आएगी। तो देख लेते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे बी पी 5 निकाल बी आर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ पर आप लिखते जरूर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो x2 -1 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो ये आ गया √20, और इसको हम बोल सकते हैं कितना, 2√5, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अभी जगह है काफी, तो RP5 देखते हैं कितना आएगा, अंडर रूट, यहाँ पे देखते हैं RP5 तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, 1 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आएगा √5, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो
बी P4 P5 आ रहा है तो कितना आ रहा है इज इक्वल टू अंडर रूट -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 3 का -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36। तो 36 में ऐड करेंगे तो ये रूट 45 आ जाएगा या 3√5 आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि 45 से 9 निकल सकता है, 9 निकलेगा तो 3 बन के निकलेगा बाहर। तो आप देखिए अगर बी आर प्लस आर पी 5 देखें इज इक्वल टू क्या होगा 2√5 प्लस √5 विल बी इक्वल टू 3√5। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज बी आर प्लस आर पी 5 इज इक्वल टू है बी पी 5। तो हेंस हमारा क्या हो गया, जो पॉइंट्स हैं बी आर एंड पी दे आर कोलिनियर, इसीलिए क्या होगा जो हमारा ब्लू बॉल और पॉकेट P5 को जोड़ने वाली लाइन है उसी पे हमारी रेड बॉल क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमारा हमें क्या बता रहा है। The Surya Kiran is an aerobatics demonstration team of the Indian Air Force and was formed in 1996. In Surya Kiran demonstrations, fighter pilots perform aerobatic maneuvers in groups of 3 to entertain an audience. Anuj and Sarthak are watching planes A, B, and C at a Surya Kiran demonstration in Jaipur. Anuj is watching the demonstration from the Hawa Mahal, and while Sarthak at the City Palace. ठीक है, both of them are 1365 meter apart. ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस दे दिया 1365 मीटर अपार्ट। उसके बाद बोला है कि as shown in the given figure, अब उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया what when the angle of elevation of plane B from Anuj eyes is 30 degree। ठीक है, अनुज की आंखों से प्लेन B का जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री। तो हमारा जो क्या है, the plane's altitude is 675 मीटर above ground level। तो क्या हो गया, ये जो हमारा इसका जो वो आएगा ये 675 आएगा। इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं, अभी के लिए C नहीं मानेंगे, C को हम पे दे रखा है ABC, D पॉइंट मान लेते हैं। तो उसने बोला है कि what is its horizontal distance from where Anuj is standing। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सीरियसली क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ADB हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री ले लेंगे। तो tan थीटा tan 30 लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है BD अपॉन AD। जैसे ये किया तो AD विल बी इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या पहले यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। BD की वैल्यू होती तो 675 AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 675√3 मीटर्स। तो ये इतनी वैल्यू है हमारे अनुज की फ्रॉम द प्लेन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि when the planes are in landing formation, the pilot from plane B can see plane A at an angle of elevation of 30 degree. Plane B is 740 meter above the ground level, and the angle of horizontal distance between plane A and plane B is 50√3 meters। ठीक है, तो हमसे पूछा है what is the altitude of plane A। तो ऐसा कुछ बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ। ये हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था वो, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ये भी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो चलो देखते हैं क्या करना है। अब ये क्या किया है कि प्लेन बी का जो हॉरिजॉन्टल वो है डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वो 740 मीटर्स हो गया है। प्लेन बी जो है वो क्या कर पा रहा है हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है प्लेन ए को देखने पे, तो ये है 30 डिग्री और इसका डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ए, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ए दे रखा है उसका 50√3। तो हमें बताना है कि प्लेन ए का जो वो होगा लेवल फ्रॉम द
ग्राउंड, हाइट कितनी है इसकी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम फिर से क्या करते हैं, इसको एक एंगल बनाते हैं, इसको दोबारा डी नाम देते हैं। हम इस केस में बोलेंगे इन, सॉरी मेरी जो पेन का वो है बार बार खुल जा रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बोलेंगे ए डी बी, तो क्या होगा, tan ऑफ दोबारा क्या करेंगे 30 डिग्री लगाएंगे, तो इज इक्वल्स टू आएगा AD अपॉन BD। अब हमें BD की वैल्यू पता है, AD की नहीं पता, इसकी वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू AD अपॉन 50√3। अब √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 मीटर्स, ठीक है। अब AD की वैल्यू आ गई तो उसका डिस्टेंस, नाउ हाइट ऑफ प्लेन A इज इक्वल्स टू 740 प्लस 50, ये हो जाएगा 790 मीटर्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज दे दी है कंफ्यूज करने के लिए कि वो एरोबैटिक डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह वगैरह, वरना क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए इस बार इसको लोकेट करते हैं पॉइंट बी, ये डी हट गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमें देखते हैं। The angle of elevation of plane C from Sarthak's eyes is 60 degree, while its angle of elevation from Anuj's eyes is 45 degree, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, ये है 45 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री प्लेन सी का। तो इसने बोला है कि व्हाट इज द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सार्थक। तो सार्थक से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे इसको डी रख देते हैं, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल। अब पहले क्या करते हैं, इसको x मीटर्स रख देते हैं। तो अगर ये x मीटर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा 1365 माइनस x मीटर्स, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एस डी सी tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा CD अपॉन x हो जाएगा, हमने इसको x ही कर लेते हैं फटाफट। तो √3x आपका आंसर आएगा CD की वैल्यू, ठीक है। तो हमें CD नहीं चाहिए इसलिए मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी। तो फर्स्ट ये हो गया इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC। तो क्या होगा यहाँ पे tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CD अपॉन AD। अब देखो CD की वैल्यू हमारी है √3x, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, तो AD यहाँ पे चला जाएगा, तो 1365 माइनस x इज इक्वल्स टू CD है हमारा √3x। तो जैसे यहाँ पे इसको उधर जाएंगे तो ये आएगा √3 प्लस 1 x इज इक्वल्स टू 1365, या फिर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1365 अपॉन √3 प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1365 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि देखो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1365 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, नहीं करना चाहें तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो चुका है। तो उसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग अ मैनेवर द पायलट फ्रॉम प्लेन A कैन सी अनुज at an angle of depression of 60 degree and Sarthak at an angle of depression of 30 degree। तो क्या करना है, अब क्या कर लो ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट का जो और वाला सेक्शन है वो करवाया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो और वाला पार्ट है क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि प्लेन ए का जो क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम अनुज कितना है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अब ये अनुज का नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अनुज को हम देते हैं पॉइंट की, अनुज है हमारा ई बोल देते हैं इसे ई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा
ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो प्लेन है वो उसको एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 60 डिग्री पे देख पा रहा है अनुज को, और सार्थक को देख पा रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ये होगा हॉरिजॉन्टल हाइट होगी हमारे प्लेन ए की, वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइड को x मान लेते हैं और इस साइड को 1365 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं क्या करेंगे, अब देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा हम इन ट्रायंगल ए डी ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन x। ठीक है, ये AD होना था बट मैंने x लिख दिया डायरेक्टली, तो यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू AD अपॉन x आ जाएगा, या फिर AD विल बी इक्वल टू √3 इंटू ये हो जाएगा x। तो फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो AD चाहिए ना, हमें x नहीं चाहिए। उसने बोला है कि हमें हाइट ऑफ द प्लेन निकालनी है, तो इसीलिए हमने क्या किया, x की वैल्यू को ऐसे निकाल दिया। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ADS। ठीक है, ADS में देखेंगे तो tan ऑफ 30 डिग्री, दोबारा देखो अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। tan ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AD अपॉन SD। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/√3 हमारे 30 डिग्री की वैल्यू, AD की वैल्यू हो जाएगी आपकी कुछ AD की वैल्यू कुछ भी नहीं है, AD रहेगा, अपॉन में जो SD हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1365 माइनस x। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है, AD अपॉन √3, बट क्या करते हैं पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 1365 माइनस x इज इक्वल्स टू AD √3। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1365 माइनस AD अपॉन √3। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1365 √3 माइनस AD। ये देखो अब जो √3 है इनके दोनों के नीचे आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे बन जाएगा 3AD, या फिर ये माइनस का होता है 4AD बना देगा, इज इक्वल्स टू 1365 √3, और यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी 1365 √3/4। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं नंबर्स, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक ही जाते हैं बस, तो डिवाइड करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, मैंने नहीं निकाला। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे प्रैक्टिस सेट का, इससे हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज होती है कंप्लीट। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे जो सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की थी उन्हीं को कंटिन्यू। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।